नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। कंगना रनौत सुर्खियों में है, लेकिन उनको झटके पे झटके लग रहे हैं। और आज एक झटका लगा है मुंबई हाई कोर्ट से। मुंबई हाई कोर्ट में उनकी एक याचिका दाखिल की गई थी इमरजेंसी फिल्म की सेंसर सर्टिफिकेशन के लिए। आपको मालूम है कि उनकी बहुचर्चित फिल्म इमरजेंसी को फिल्म सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और ये मूवी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी सारे सिनेमाघरों में। अब उसकी जो रिलीज डेट है वो टल गई है। और इससे कितना नुकसान कंगना का होगा, कितना सिनेमाघरों का होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स का होगा, ये इसकी कल्पना करना आसान नहीं है। लेकिन आपको मालूम होगा कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो बहुत पहले से इसकी सेटिंग की जाती है, कौन सी डेट रिलीज की होगी। सिनेमा घर की बुकिंग होती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो सबसे टाई अप करते हैं। और एक तरीके से फिल्म का एवेल्युएशन होता है कि इसकी मार्केट क्या रहेगी। तो ये बहुत बड़ा झटका है कंगना रनौत के लिए। उनको लग रहा था कि शायद कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन तय डेट पर ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। और अभी तक ऐसा होता भी रहा है। एक से एक विवादित फिल्में आई हैं। उनकी रिलीज डेट से पहले बहुत सारी याचिकाएं हैं, उनका निपटारा भी हो जाता रहा है। न्यायपालिका ने भी बहुत संजीदगी से उन पिक्चरों को लिया और समय से उन याचिकाओं का निपटारा भी कर दिया। इसलिए शायद कंगना रनौत को ये लग रहा था कि वो याचिका उनकी भी अ, समय से पहले निस्तारण हो जाएगा और ये मामला क्लियर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले से हुई, जब कंगना रनौत पहली बार बहुत सुर्खियों में आई और अच्छे सेंस में सुर्खियों में नहीं आई। और वो मामला था किसान आंदोलन पर उनका एक वक्तव्य है। उस वक्तव्य में कंगना रनौत ने कहा था कि जहां पर किसान आंदोलन हो रहे थे वहां पर लाशें लटक रही थी, वहां पर बलात्कार हो रहे थे। और इसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में इस तरह की रिपोर्टें आ गई थी, वीडियो भी ऐसे मिले थे। और जो किसान आंदोलन पिछले वर्ष का था वो सुर्खियों में था, और अब सब लोग जान गए हैं कि उसमें तथाकथित किसान ही थे, किसान तो नहीं थे। और उन्होंने 26 जनवरी को फिर लाल किले पर बहुत उपद्रव किया दिल्ली में। इसलिए कंगना रनौत की इस टिप्पणी में कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी हाईकमान ने इसे बहुत अच्छे ढंग से नहीं लिया और कंगना रनौत के लिए एडवाइजरी जारी कर दी कि उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। लेकिन कंगना रनौत के लिए पार्टी ने सीधा स्पष्टीकरण दे दिया कि कंगना रनौत इस तरह के बयान देने के लिए, नीतिगत मामलों पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, और उनको चेतावनी जारी कर दी गई। कंगना रनौत ने बहुत सहज भाव से इसको लिया, रिग्रेट किया। लेकिन उनकी फिल्म की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही थी, उनकी धड़कनें बढ़ रही थी। और आखिरकार वही हुआ, जो सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसने उनका सर्टिफिकेट विथोल्ड कर लिया। और विथोल्ड क्यों कर लिया? क्योंकि सिख समुदाय ने याचिकाएं दायर की थी। उसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी एक पटिशन दी थी, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, आपत्ति दर्ज की थी कि इस फिल्म को रोका जाए या आपत्तिजनक दृश्यों को हटाया जाए। इसमें से एक दो याचिकाएं तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी दायर की गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक याचिका का निस्तारण करते हुए केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया कि जो याचिकाएं हैं सिख समुदाय की, इन पर विचार किया जाए और तभी फिल्म सर्टिफिकेशन दिया जाए। मीन्स फिल्म सर्टिफिकेशन देने के पहले इन याचिकाओं पर भी विचार किया जाए, ऐसा ना हो इन्हें अनदेखा अनसुना न किया जाए। तो वैसे तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पर कोई जजमेंट नहीं दिया। हाईकोर्ट ने सिंपली एक तरीके से एडवाइजरी दी, एक निर्देश दिया कि आप ऐसा कर लीजिए। और केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ऐसा कर सकता था, इसमें कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी। लेकिन केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने इसी निर्देश को आधार बनाकर उनका ये विधोल कर लिया। इसके बाद कंगना रनौत ने, या कंगना रनौत की तरफ से, मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।
और उसमें ये अनुरोध किया गया था कि केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को निर्देश दें कि वह फिल्म का सर्टिफिकेशन जारी करें। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने ये कहते हुए इनकार कर दिया, क्योंकि वह केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को निर्देश इसलिए नहीं दे सकते हैं कि इससे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दिया गया आदेश प्रभावित होगा। वस्तुतः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का तो ऐसा कोई बाइंडिंग आदेश नहीं था, यानी ये जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को लेना था। और एक तरीके से हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड इन याचिकाओं को देखे, बस। और अगर केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड उन आपत्तियों को, उन आवेदनों को देखते हुए भी ये समझता कि इसका सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, तो जारी कर सकता था। लेकिन केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। उसने यही मान लिया कि शायद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, और फिल्म सेंसर बोर्ड का जो सर्टिफिकेशन है वो रुक गया। अब मुंबई हाई कोर्ट ने मना तो कर दिया, लेकिन अगली तारीख 18 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो फैसला भी नहीं हुआ कंगना के पक्ष में, कोई राहत नहीं मिली, उल्टे एक माइलस्टोन और खड़ा हो गया 18 सितंबर का, कि जब उनका मामला सुना जाएगा। अब वो क्या करें? हाईकोर्ट में जल्दी सुनवाई की याचिका भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका का संबंध मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की याचिका से है, और उसमें केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने अपना फैसला नहीं सुनाया, बल्कि विदहोल्ड किया है। कंगना रनौत का कहना है कि केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से उनको एक मेल मिल चुका था, जिसमें सर्टिफिकेशन की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट हो चुकी थी, और ये कहा गया था कि आपकी जो सीडी है वो पैक कर दी गई है। सीडी पैक करने का मतलब है कि जो ऑडिटेड कॉपी है, वो कॉपी बंद करके रख ली गई है, उसकी एक कॉपी दी जाती है फिल्म मेकर को, प्रोड्यूसर को। और एक तरीके से ये होता है कि उसको रिलीज करने के लिए हाँ कर दिया गया है। तो अब तो कंगना रनौत कहीं की नहीं रही। ये समझ में ना आने वाली बात है कि कंगना रनौत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स को देखते हुए मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर क्यों की। हो सकता है याचिका पहले से ही दायर की गई हो, और ये भी हो सकता है कि गलती से याचिका दायर हो गई, क्योंकि एक हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध ना तो दूसरा हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है, और जब एक हाई कोर्ट का निर्णय लंबित हो तो दूसरा हाई कोर्ट उसमें कोई नया जजमेंट भी नहीं दे सकता है। इसलिए कंगना रनौत को जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। अब स्थिति बदल गई है। 18 सितंबर को डेट लगा दी मुंबई हाई कोर्ट ने, और अगर अब कंगना रनौत सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई 18 सितंबर तक इंतजार करिए, कौन सा आसमान टूटा पड़ रहा है। लेकिन आसमान टूटा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि 6 सितंबर को इसकी रिलीज डेट है। बहुत सारी ऐसी पिक्चर हैं जो सुर्खियों में रही हैं, उसमें आदि पुरुष अभी हाल ही की एक पिक्चर है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन पर आपत्तियां की गई थी, हिंदूवादी संगठनों ने की थी, सनातन संस्कृति जानकारों ने की थी, रामायण पर विशेषज्ञता रखने वाले लोगों ने की थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उल्टे उपदेश ये दिया गया, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, इसलिए जिसकी भावनाएं आहत हो रही हैं वो पिक्चर ना देखे। और इसी तरह का निर्णय दिया गया था। एक बहुविवादित फिल्म थी पद्मावती, जिसमें करणी सेना बहुत ही हिंसक रूप से सामने आ गई थी। और इसके पहले तो ऐसी फिल्म्स आई हैं जिनमें कोई कट की जरूरत भी नहीं पड़ी, जैसे पीके, बहुत बेहद घटिया, बेहद खराब, हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति पर आमिर खान का आक्रमण, वो किसी जिहाद से कम नहीं था। लेकिन उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका खामोश रही, कहीं कुछ हुआ नहीं। और उसके पहले भी एक पिक्चर थी ओ माई गॉड, उसके संदर्भ में भी ऐसी बहुत सारी फिल्म आई हैं। लेकिन कई ऐसी फिल्में आई हैं जिनमें कुछ नहीं था, वो प्याले में तूफान बना दिया गया। आपने देखा होगा कि कश्मीर फाइल्स को भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसी कई फिल्म रही हैं। और वही हाल कंगना रनौत का भी हुआ, इनकी इमरजेंसी खटाई में पड़ गई है, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। फिल्म सेंसर बोर्ड के लिए रास्ता था। उच्च न्यायालय ने सिर्फ उनको निर्देश दिया था कि ये परिव्यू, अगर उसका हम विवेचना करें, कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का है, जिसे गंभीरता से इस पर विचार करके सर्टिफिकेशन देना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन प्रसन्न जोशी, जो केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसको आधार मानकर इसे विद्रोह कर लिया। अब प्रसन्न जोशी कौन है? प्रसन्न जोशी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भाजपा से बहुत अच्छा संबंध है।
इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता है कि सरकार इनकी है और सिस्टम कांग्रेस का है, ये भी नहीं कहा जा सकता। जो केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड है उसका पुनर्गठन हो चुका है। पिछले 10 साल से मोदी सरकार शासन में है केंद्र में, और उसमें ज्यादातर सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया है, सारे सदस्य नए आए हुए हैं। भारत के जो इस तरह की संस्थाएं बनाई जाती हैं उनमें एक बहुत ही विसंगति देखने को मिलती है। मेरा अपना मानना है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसके लिए कोई मॉनिटरिंग एजेंसी बनाई जाए, कोई सर्टिफिकेशन बॉडी बनाई जाए, उसमें कम से कम उस उद्योग से, व्यापार से जुड़े हुए लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने पूर्वाग्रहों से बाहर नहीं आ पाते। और ये मानकर चलना कि फिल्म एक आर्ट है, उसको समझने वाले लोग चाहिए उनको, ये बिल्कुल गलत है। केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड में इतिहासकार होने चाहिए, अच्छे विद्वान व्यक्ति होने चाहिए, जिन्हें हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति की जानकारी हो, विभिन्न धर्मों की जानकारी हो, ऐसे लोग होने चाहिए, ताकि ये जो एक मुख्य मुद्दा रहता है सांप्रदायिकता वाला, वो कोई मुद्दा न बन पाए। और हमने देखा है कि हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति पर जितने आक्रमण फिल्मों के द्वारा किए गए हैं, वो लगभग वैसे ही हैं, स्लो पॉइजन की तरह, जैसे कि मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर सीधे तौर पर किए थे। इसलिए इतने अनुभव के बाद भी अगर हम केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को राष्ट्रवादी लोगों से अगर नहीं भर सकते हैं, तो फिर ऐसी सरकार क्या करेगी? तो फिलहाल प्रसन्न जोशी ने मामला रोक दिया। वो एक तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए गीतकार हैं, कवि हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है, आपको मालूम होगा कि प्रसन्न जोशी वही व्यक्ति हैं जो 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए गीत जिन्होंने लिखे थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, नारे बनाए थे, कई ऐसी चीजें थी, बहुत नजदीकी से जुड़े रहे। और शायद इसी का पारितोषिक, इसी का रिवार्ड उनको मिला था फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सरकार इनकी है और सिस्टम किसी और का है। तो क्या ये माना जाए कि सरकार ने ही इशारा किया प्रसन्न जोशी को कि भाई रोक लो? हो सकता है, इस बात में दम है। और वो इसलिए क्योंकि प्रसन्न जोशी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की फिल्म को रोकने से पहले 100 बार सोचेगा, खासतौर से जब वो भी भाजपा से करीबी रिश्ता रखता हो। इसलिए इस बात की बहुत संभावना ज्यादा है। और उसके केंद्र में हो सकता है हरियाणा चुनाव और किसान आंदोलन, जिसके लोग शंभू बॉर्डर पे तैयारी चल रही, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है और मोदी सरकार घबराई हुई कि अब अगर फिर उस तरह का आंदोलन हुआ तो इतनी समस्याएं तो खत्म नहीं हो रही और सब कुछ ये होता चला जाएगा। इसलिए सरकार के इशारे पर भी ऐसा किया गया, ये इस बात की पूरी संभावना है। और अगर सरकार के इशारे पर ऐसा किया गया है, तो जब तक हरियाणा के चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते और ये चुनाव नहीं हो जाते, तब तक तो कंगना रनौत की इमरजेंसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। लेकिन इस सर्टिफिकेट ना मिलने से केंद्र सरकार कटघरे में भी खड़ी होगी। और ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं, ये बहुत से राष्ट्रवादी लोग बात करते रहते हैं कि मोदी सरकार ने अपने कृत्यों से अपने शुभचिंतकों को, अपने समर्थकों को नाराज करने का काम किया है पिछले 10 सालों में। और यही कारण है कि वो उसकी संख्या 303 से घटकर 240 पर आ गई है। और अपने दम पर पूर्ण बहुमत भी उनको नहीं मिला, और आगे सिचुएशन और भी खराब होती जाएगी। तो ये समझ में ना आने वाली बात है कि मोदी सरकार किसको एड्रेस करती है, किसके लिए काम करती है। अब आप अगर राहुल गांधी का आज का एक ट्वीट देखें, राहुल गांधी ने लिखा है कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। राहुल गांधी ने ये बात लिखी है। सरकार विपक्ष चला रहा है, भारत की सरकार विपक्ष चला रहा है। विपक्ष का मतलब हुआ वो नेता विपक्ष है। तो उनके कहने का मतलब यह है कि वो जैसा चाहते हैं सरकार की दिशा को मोड़ देते हैं, और लोग इसे स्वीकार कर लेंगे। मोदी सरकार को चाहिए कि वो अपनी पुरानी छवि पर वापस आए। मोदी जी समझते हैं कि वो अच्छी अच्छी बातें करके, सिर्फ विकास की बातें करके अब सारा मामला सुलझा लेंगे, ये सुलझने वाला नहीं है। उसके अलावा कंगना रनौत पर आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है एक सरकार के मंत्री ने। उनकी टिप्पणी आप देख लीजिए, ये एक और झटका है कंगना रनौत के लिए। देश में पहुंची वहां पर, और वो बरसात में वैसे भी नहीं आना था उन्हें, क्योंकि मेकअप जो है सारा खराब होना था। फिर लगना था ये कंगना है या कंगना की माँ है, पता ही नहीं लगना था। तो वो आई उधर, तो जब सब कुछ वहां ठीक ठाक हो गया, गड़ियाली आंसू बहा के चले गई। तो आपने देखा कि कैसे एक सरकार के मंत्री, कांग्रेस सरकार के मंत्री कंगना रनौत के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और ये उसी तरह का चक्रव्यूह
है जिसमें कंगना फंसती जा रही है, जैसा कि उद्धव सरकार के समय मुंबई में उनके विरुद्ध रचा गया था। और उन हर चीजों में कंगना की पब्लिसिटी बढ़ती जरूर रही है, लेकिन अब वो भाजपा की सांसद हैं। जो भी हो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि भाजपा की सांसद हैं इसलिए उनकी सारी पिक्चरें अगर गलत हैं तो उनको रिलीज होना चाहिए। लेकिन उनके साथ इस आधार पर कि वो भाजपा का व्यक्ति है तो उसको दबा दिया जाएगा, उसको समझा दिया जाएगा। वो देश हित की बात नहीं कर सकता है, वो देश हित की कोई मूवी नहीं बना सकता है। और सही बात तो है कि इस इमरजेंसी मूवी से भाजपा को ही फायदा होगा। कंगना रनौत को व्यवसायिक लाभ हो सकता है, लेकिन इसका अनंतिम लाभ भारतीय जनता पार्टी को है। तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें।